12th की इतिहास की पुस्तक का चैप्टर 9 जिसका नाम है विदेशी यात्रियों के विवरणों के अनुसार मध्यकालीन समाज। तो ये चैप्टर हम लोग शुरू कर चुके हैं और इस चैप्टर में पिछला 3 वीडियो अपलोड किया जा चुका है। इस चैप्टर में हम लोगों को मेनली अल-बलूनी, इब्न बतूता और फ्रांसिस बर्नियर के बारे में पढ़ना है और उनके यात्रा वृत्तांत के आधार पर हमें मध्यकालीन समाज को समझना है। तो पिछला वीडियो हम लोगों ने जो अल-बलूनी के बारे में सीखा और आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे इब्न बतूता की। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इब्न बतूता जो है वो अल-बलूनी की ही तरह बहुत ही हुनरमंद और शिक्षित और विद्वान व्यक्ति था और उसने जो अपनी यात्रा वृत्तांत लिखी उसकी यात्रा वृत्तांत का नाम है रहला। तो उसके बारे में पहले हम उसका जीवन परिचय देख लेते हैं। तो अल-बलूनी जो है वो अफ्रीका के प्रसिद्ध यात्री था और उसका जन्म 24 जनवरी 1304 ईस्वी में मोरक्को के तेंजियर नामक नगर में हुआ था। चूँकि वो एक घुमक्कड़ और खानाबदोश जाति से संबंधित था, इसीलिए घुमक्कड़ी और खानाबदोशी उसके खून में ही थी। इसीलिए उसने अपने 73 वर्ष के जीवन काल में उसने लगभग 77,640 मील की यात्रा की। इतनी लंबी यात्रा उसने की थी और वो ये तभी संभव हो सका क्योंकि उसके खून में ही घुमक्कड़ी यानी खानाबदोशी का गुण था, खानाबदोशी की क्वालिटी थी। उसने इस विश्व के जितने भी मुस्लिम कंट्री थे हर एक कंट्री की यात्रा की थी। इसके अलावा जितने गैर मुस्लिम कंट्री थे जिनमें श्रीलंका, सुमात्रा और चीन की हम बात करें तो उसने उनकी भी यात्रा की थी। और 1333 ईस्वी से लेकर 1342 ईस्वी के बीच उसने भारत के विभिन्न भागों की यात्रा की। 1353 ईस्वी में जब वो मोरक्को वापस लौटा तब उसने उसकी यात्रा वृत्तांत जो है वो इब्न जुजिये नामक व्यक्ति के द्वारा लिखी गई थी और उसने इस पुस्तक का नाम रहला नहीं रखा था, उसने इस पुस्तक का नाम रखा था अजाइबुल अफसार। इस पुस्तक का नाम रहला रखा है इतिहासकार मेहदी हुसैन ने। मोरक्को के जो सुल्तान थे अबू इनाम मरीनी ने ही इब्न बतूता को अपनी यात्रा वृत्तांत लिखने के लिए प्रेरित किया था कि अपने इतनी यात्राएं की है और अपना जो भी कुछ लिखा है उसे इतिहास का एक रूप दे। तो इसीलिए इब्न बतूता ने रहला की रचना की। तो उसने जब वो भारत आया उस समय भारत में तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। तो उसने उसे तुगलक वंश के बारे में ही लिखना था, लेकिन उसने सिर्फ तुगलक वंश के बारे में नहीं लिखा बल्कि तुगलक वंश से पहले जो खिलजी वंश था उसके बारे में भी उसने अपनी यात्रा वृत्तांत में लिखा है। तो भारत आने से पहले उसकी यात्रा वृत्तांत की कहानी क्या थी, हम लोग थोड़ा उसके बारे में जान लें। तो लिखता है कि उसके बारे में ये इस इतिहास की बुक में कहा गया है कि वो एक उच्च कोटि का विद्वान, महान यायावर मीन्स घुमक्कड़, अन्वेषक, इतिहासकार, भूगोलवेत्ता, न्यायविद, नाविक भी था वो, कवि, वनस्पति शास्त्री यानी कि पौधों के बारे में भी उसे काफ़ी जानकारी थी, एवं योद्धा था। मुस्लिम के पवित्र तीर्थ स्थल मक्का की तीर्थ यात्रा के विचार से ही वो तीर्थ यात्रा पर जाने के उद्देश्य से ही, मक्का जाने के उद्देश्य से ही वह 21 वर्ष की आयु में 14 जून 1325 ईस्वी को अपने घर से निकला था और सिकंदरिया, काहिरा, दमिश्क और मदीना होते हुए 15 अगस्त 1331 ईस्वी को मक्का पहुंचा। यहाँ पर उसने हज किया और यहाँ मक्का शहर उसे बहुत ज़्यादा आकर्षित किया और यहाँ पर वो लगभग 3 वर्षों तक रहा और यहाँ पर रहकर उसने इस्लामी दर्शन और इस धर्म की धार्मिक पुस्तकों को उसने पढ़ा। उसने सूफ़ी दर्शन से काफ़ी वो प्रेरित हुआ और इसके बाद वो यहाँ पर 3 वर्षों से तक रहने के बाद फिर वो कुस्तुंतनिया, बुखारा, बल्ख और गजनी और फिर काबुल होते हुए 12 सितंबर 1333 ईस्वी को सिंध नदी पार कर 20 मार्च 1334 ईस्वी को दिल्ली पहुँचा। तो ये थी भारत आने से पहले की उसकी यात्राएं कि वो भारत आने से पहले कहाँ कहाँ गया। तो हमने देखा कि सबसे पहले वो मक्का की तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से अपने घर से निकला था। इसके बाद वो कुस्तुंतनिया, काहिरा, दमिश्क होते हुए फिर मक्का पहुंचा और फिर वहाँ पर कुछ वर्ष रहने के बाद 3 वर्ष में उसने वहाँ पर रहा। फिर इस्लामी धर्म, दर्शन और कानून का अध्ययन किया। सूफी संतों से वो काफ़ी प्रभावित हुआ और फिर वो दिल्ली पहुँचा। तो उसने लिखा है कि 1320 ईस्वी में खिलजी वंश समाप्त हो गया। तो खिलजी वंश के समाप्त होने के 13 साल बाद यानी कि 1333 ईस्वी में 34 ईस्वी में वो भारत पहुंचा है। तो हम देख रहे हैं कि खिलजी वंश तो चूँकि समाप्त हो चुका है, लेकिन फिर भी एक इतिहासकार की जिज्ञासा का ही प्रतीक रहा कि उसने लोगों से पहले के वंश के यानी कि खिलजी वंश के बारे में बातचीत की, उनसे पूछताछ की और लोगों से काफ़ी मालूमात हासिल करने के बाद उसने कुछ खिलजी वंश के बारे में भी, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भी लिखा है और अलाउद्दीन खिलजी की प्रशंसा करते हुए उसने यहाँ उसकी बाजार नियंत्रण नीति की काफ़ी प्रशंसा की है कि अलाउद्दीन ने किस तरह से बाजार नियंत्रण करने के लिए बाजार नियंत्रण नीति को सही ढंग से इम्प्लीमेंट करने के लिए उसने मुहतशिब नामक एक अधिकारी की नियुक्ति की थी जो कि हर रोज़ सुबह बाज़ार निकल जाता था और उसने वो ये देखता था कि जो
बाज़ार में सामान बेचने वाले लोग हैं वो घूसखोरी तो नहीं करते, वो कालाबाजारी तो नहीं करते, वो सामान को की नाप तौल में किसी तरह की कोई धांधलीबाजी तो नहीं करते हैं, मतलब लोग भ्रष्टाचार ना करें और सामानों को खरीदने में बेचने में किस तरह की कोई भ्रष्टाचार ना दिखे इसकी कोशिश करना, सामान में कहीं कोई मिलावट तो नहीं, सामान का मूल्य निर्धारित करना, प्रत्येक सामान का एक निश्चित मूल्य निर्धारित कर दिया जाता था और उसी के अनुसार लोगों को सामान खरीदना और बेचना होता था। फिर उसने ये भी कहा कि चूँकि उसने एक बहुत ही विशाल सेना रख ली थी और सेना के वहन के लिए उसने बाजार नियंत्रण नीति ऐसी बनाई थी ताकि सैनिकों को जो है समय पर रसद मिल सके। तो ये उसकी बाजार नियंत्रण नीति की काफ़ी प्रशंसा उसने इब्न बतूता ने यहाँ पर की है। फिर वो लिखता है कि अलाउद्दीन खिलजी के जितने भी पुत्र थे उन सब पुत्रों के नाम जैसे खिज़र खां, शादी खां, अबू बकर खां, मुबारक खां, शिहाबुद्दीन के बारे में वो लिखता है और उसमें उसने कुतुबुद्दीन के प्रति जो उसका व्यवहार था उसकी कठोरता के बारे में उसने कहा है। फिर इब्न बतूता ने कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के सुल्तान बनने से लेकर खुसरो खां द्वारा उसकी हत्या करवाने का तक का काफ़ी अच्छा वर्णन किया है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि चूँकि वो तुगलक वंश में है लेकिन फिर भी उसने खिलजी वंश की काफ़ी प्रशंसा की है। ये तो हुई उसकी खिलजी वंश के बारे में जो उसने क्या कहा है। अब हम देखेंगे चूँकि वो तुगलक वंश में भारत आया था तो उसने तुगलक वंश के बारे में क्या लिखा है। तो जब वो भारत आया उस समय मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था और वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के 8 वर्षों को उसने अपने आँखों से देखा और 8 वर्षों तक वो भारत में ही रहा और इस बीच उसने मालदीव और श्रीलंका में लगभग 14,318 मील की लंबी यात्रा की। फिर इब्न बतूता ने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा है कि गयासुद्दीन तुगलक ने एक महल बनवाया था जिसकी ईंटें स्वर्ण जड़ित थी, यानी कि उनकी ईंटों में सोना जड़ा हुआ था। ये स्वर्ण जनित ईंटों से बना एक महल उसने बनवाया था और उसके भीतर एक विशाल धन कुंड था जिसमें गलाया हुआ सोना भरा जाता था। यह संपूर्ण संपदा मोहम्मद बिन तुगलक को गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के पश्चात उसे विरासत में मिली थी। कहने का मतलब ये है कि वो ये कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के पहले जो गयासुद्दीन तुगलक था उसने एक ऐसा महल बनवाया था जिसमें कि सोने की ईंटों का यूज़ किया गया था और उस महल के अंदर एक ऐसा धन कुंड था जिसमें गलाया हुआ सोना रखा जाता था। तो यानी कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद जब मोहम्मद बिन तुगलक राजा बना तो मोहम्मद बिन तुगलक को एक विरासत में बहुत ही ज़्यादा धन मिला, वो ये कहना चाहता है। आगे वो ये कहता है कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में दिल्ली के निकट अफगानपुर में शामियाना गिरने से हुई। शेख रुकनुद्दीन स्वयं घटनास्थल पर उपस्थित था। इसके द्वारा प्रदत्त सूचना के आधार पर इब्न बतूता ने ये यात्रा वृत्तांत लिखा है और उसमें उसने गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बारे में भी काफ़ी कुछ लिखा है। और इस मृत्यु के बारे में उसने कैसे लिखा, वो व्यक्ति जो उस समय घटनाक्रम को आंखों से देख रहा था उस व्यक्ति की कहने पर, उस व्यक्ति से साक्षात्कार के आधार पर उसने गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बारे में लिखा है। तो वो लिखता है कि यह एक हत्या और एक षड्यंत्र थी। वो सिर्फ ऐसी कोई घटनाक्रम नहीं थी, कोई दुर्घटना के कारण उसकी मृत्यु नहीं हुई। वो उसे एक षड्यंत्र बताता है, उसे हत्या बताता है जिसमें वो साफ साफ कहता है कि इसमें मोहम्मद बिन तुगलक का हाथ था। इसी प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दिल्ली से जब दौलताबाद राजधानी परिवर्तन किया गया था तो अब इब्न बतूता इसका कारण बताता है कि दिल्ली के निवासियों ने सुल्तान को कुछ ऐसे पत्र डाले थे जिनसे में उसकी तीव्र भर्त्सना की गई। भर्त्सना मतलब उसको क्रिटिसाइज़ किया गया था, उसकी बुराइयों को उजागर किया गया था। तो इससे तंग आकर सुल्तान ने दिल्ली वासियों को दंड देने के उद्देश्य से राजधानी परिवर्तन किया था और अपना घर बार छोड़कर उनको दौलताबाद जाने के लिए बाध्य किया था। फिर कहता है कि 1334 ईस्वी में उजड़ी हुई राजधानी दिल्ली को इब्न बतूता ने स्वयं अपनी आंखों से देखा और ऐसा नहीं है कि उसने मोहम्मद बिन तुगलक की सिर्फ आलोचना की है बल्कि उसकी न्यायप्रियता की तारीफ भी उसने की है। और इस न्यायप्रियता की तारीफ करते हुए वो लिखता है कि अभी तक के सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक विनम्र और न्याय प्रेमी है। इब्न बतूता बताता है कि सुल्तान विदेशियों का बड़ा सम्मान करता है और उसने एक राजाज्ञा द्वारा भारत में आने वाले समस्त विदेशियों को अजीज मतलब जो बहुत प्यारे होते हैं उनको अजीज कहा जाता है, तो अजीज की उपाधि दे रखी थी और उसी नाम से वे प्रसिद्ध हो गए थे। इब्न बतूता के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक के चरित्र की सबसे बड़ी विशिष्टता उसकी दानशीलता और उसकी दयालुता है। जितने भी इतिहासकार हुए हैं उसमें से काफ़ी इतिहासकारों ने मोहम्मद बिन तुगलक की आलोचना करते हुए कहीं उसे पागल कहा है, कहीं उसे हट्टी कहा है, लेकिन इब्न बतूता जहाँ पर उसकी आलोचना भी कर रहा है उसने ये भी बता रहा है कि उसने गयासुद्दीन तुगलक की हत्या की है जिसमें उसका हाथ है। फिर वो ये भी बता रहा है कि राजधानी परिवर्तन उसने सिर्फ अपने प्रजा को दंड देने के उद्देश्य से की थी। यहाँ तक उसने उसकी आलोचना भी की है लेकिन फिर उसकी प्रशंसा भी करता है और उसने प्रशंसा करते हुए कहता है कि वो विदेशियों का बड़ा सम्मान करता था, उन्हें वह अजीज कहकर संबोधित करता था, सम्मान देता था। फिर वो ये भी कह रहा है कि
उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी उसकी दानशीलता है, उसकी दयालुता है। एक बार उसने ये भी लिखा है कि वो उसकी न्यायप्रियता से बहुत प्रभावित था। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक की वो प्रशंसा भी कर रहे हैं। इब्न बतूता ने विवरण में ये भी लिखा है कि सुल्तान में परस्पर विरोधी तत्व विद्यमान थे। वह अनेक उदाहरण देकर बताता है कि सुल्तान कभी कभी इतना नम्र होता था कि न्यायालय में अपने अपराधों के लिए एक साधारण नागरिक की तरह उपस्थित होता था और न्यायाधीश के हाथों दंड स्वीकार करता था। और कभी कभी वो इतना कठोर हो जाता था कि लोगों को छोटे छोटे अपराधों के लिए मृत्यु दंड दे जाता था। मतलब यहाँ पर इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के चरित्र की जैसे वो है उसके चरित्र की वैसा ही वर्णन उसने किया है। उसने मोहम्मद बिन तुगलक की कहीं कहीं आलोचना भी की है, कहीं कहीं उसकी प्रशंसा भी की है। कहीं वो बता रहा है कि वो हत्यारा है, कहीं वो बता रहा है कि वो बहुत कठोर है, प्रजा को दंड दे रहा है, फिर कहीं बता रहा है कि वो बहुत दानशील है, वो बहुत न्यायप्रिय है, वो बहुत दयालु है। और उसकी न्यायप्रियता के बारे में वो कहता है कि कभी कभी वो अपने अगर उससे कोई अपराध हो जाता था तो अपने अपराध का दंड पाने के लिए वो खुद न्यायाधीश के समक्ष जाकर उपस्थित हो जा रहा है। तो और कभी कभी वो ऐसा भी हट्टी था, ऐसा भी वो उद्धत किस्म का इंसान था कि छोटे छोटे अपराध के लिए वो किसी को बड़े बड़े दंड भी दे दिया करता था। तो यहाँ उसके चरित्र की उतार चढ़ाव का वर्णन उसने किया है। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत को आगे बढ़ाएंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखो, यही आपका पढ़ाई का एकमात्र माध्यम रह गया है इस लॉकडाउन में। तो इससे आप लोग पढ़ाई करो, वीडियो को बार बार देखो, इसमें जो भी बातें आप लोगों को नोट करने वाली लगी उन्हें नोट करो और फिर पढ़ो, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स तो इसी से होने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।